वेलकम टू द 12th सेशन ऑफ रिलायबिलिटी एंड मेंटेनेंस मैनेजमेंट। हमारा टॉपिक आज का है मेंटेनेंस इकोनॉमिक्स व्हिच इज चैप्टर 21 ऑफ द बेंदाया बुक। हम लोगों ने मिडटर्म से पहले मेंटेनेंस और रिलायबिलिटी से रिलेटेड इंजीनियरिंग की साइड की काफ़ी सारी चीज़ें देखी, जिनमें से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लाइफ साइकिल कॉस्ट एनालिसिस था। द आइडिया इज के पब्लिक प्रोक्योरमेंट जब 60s में यूएस में अब उस पर प्रेशर आया तो बहुत सारे ऐसे मॉडल्स डेवलप होना शुरू हो गए कि पब्लिक मनी से जो भी चीज़ खरीदी जाए, बजाय इसके कि उसका इंस्टेंट डिसीजन किया जाए कि कितने में मिल रही है, उसका एक लाइफ साइकिल पर्सपेक्टिव से फैसला किया जाए कि इसको रखने की कॉस्ट्स क्या हैं। यानी आप इसको 5 साल 10 साल चलाएंगे तो सिर्फ ये मत देखें कि आज कितने में खरीदी है, बल्कि थ्रू आउट द लाइफ इस पर कितना खर्चा होगा। तो इस चीज़ को उस वक्त लाइफ साइकिल कॉस्ट एनालिसिस की शक्ल में शुरू किया गया, जिसके अभी बहुत सारे मॉडल्स डेवलप हो गए। तो आप जब अपने बिजनेस में कोई चीज़ खरीद रहे होते हैं, स्पेशली ऐसी चीज़ खरीद रहे होते हैं जिसकी कीमत ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली फिर उसमें भी इट मेक सेंस के आप सिर्फ इस एंगल से ना देखें कि आप कितने में खरीद रहे हैं, बल्कि इस एंगल से देखें कि उसकी ओवरऑल लाइफ में क्या कॉस्ट होगी जिस दिन से आप ले रहे हैं। अगर खुद बनानी है तो उसका डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग भी, और जिस दिन उसको आप डिस्पोज करेंगे या रिप्लेस करेंगे। तो नॉर्मली जो आपकी कैपिटल इक्विपमेंट होती है उस पे बहुत खर्चा होता है। वो इन मैनी केसेस आपके पास जितना भी कैश फ्लो या रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं उससे ज़्यादा की वो खरीदी जाती है, और उसके लिए लोन्स भी लिए जाते हैं। तो इस तरह के डिसीजंस करने के लिए ऑब्वियसली फिर और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप उसको खाली एक सिंगल टाइम परचेज पे जो आप पे कर रहे हैं उस एंगल से ना देखें, बल्कि उसमें जितनी भी वेरिएबल्स हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं उन सबको बहुत गौर से देखें। तो ये जो कॉस्ट्स होती हैं इनको हम बेसिकली कैपिटल कॉस्ट्स कहते हैं, और ये जो आइटम्स होते हैं इनको हम कहते हैं कैपिटल आइटम्स। कैपिटल इस वजह से कि ये आपका अवेलेबल कैपिटल को उसका एक सिग्निफिकेंट पार्ट यूटिलाइज करती हैं, या इन मैनी केसेस वो उसको सरपास भी कर जाती हैं, और आपको लोन्स लेने पड़ते हैं इसके लिए, और फिर उन लोन की रीपेमेंट्स और इंटरेस्ट वगैरह उन डिटेल्स को इन डिसीजंस में देखना होता है। और जो आप एक्सपेंडिचर्स करते हैं इस इन कैपिटल आइटम्स पे उनको खरीदने या रिप्लेस करने के लिए या समटाइम्स अपग्रेड करने के लिए भी उनको हम कहते हैं कैपेक्स या कैपिटल एक्सपेंडिचर। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि आपकी स्लाइड पे भी नज़र आ रही है, और इनको आपने आज के डिस्कशन में जहन में रखना है। जो पहली टर्म है ये है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। बेसिकली आइडिया ये है कि आज जो आपके पास पैसा है उसकी वर्थ जो आपके पास फ्यूचर में पैसा होगा उससे ज़्यादा है, क्योंकि पैसा टाइम के साथ डिप्रिशिएट होता है, और इसी वजह से आज के पैसे की अर्निंग पोटेंशियल भी ज़्यादा है। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब ये है कि अगर आपको आज कोई कहे कि आप मुझे 100 रुपये दे दें, मैं आपको 1 साल बाद 110 रुपये वापस करूंगा, तो आपने इस चीज़ को बहुत डिटेल में एनालाइज करना है कि ये 100 रुपये क्या मैं इस बैंक को दूं जो मुझे कह रहा है मुझे दे दें, या मैं खुद कोई काम करूं, और फिर जो काम करूं उनमें से कौन से काम करूं। तो आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि सबसे ज़्यादा मुझे रिटर्न कौन दे रहा है। इस बेसिस पे आप अपने इन्वेस्टमेंट के डिसीजन करते हैं। ऑब्वियसली ये एक पर्सनल मैंने एग्जांपल दी, लेकिन बिजनेसेस जो है वो कैपिटल आइटम्स पे यही वाले डिसीजन उनको करने होते हैं कि जो मैं आज एक्सपेंडिचर कर रहा हूँ इसकी फ्यूचर में क्या वैल्यू होगी, या मुझे कोई फ्यूचर में इनकम आनी है या मुझे लॉस होना है तो उसकी क्या वैल्यू होगी। जनरल रूल ये है कि आज के पैसे की वैल्यू फ्यूचर के पैसे से ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है वो ये सेकंड आइटम नीचे लिखा हुआ है, इंटरेस्ट रेट। कॉस्ट ऑफ मनी बोरोवर हैज़ टू पे और द लेंडर अर्न्स। यानी आप अगर पैसे लेते हैं 100 रुपये बैंक से, तो 1 साल बाद वो आपसे कितने एक्स्ट्रा पैसे मांगेगा वापस करते हो।
या आप किसी को पैसे लेंड कर रहे हैं, तो आपको कितने पैसे माँगने चाहिए 1 साल बाद जब वो आपको वापस कर रहा हो? इसको कहते हैं हम इंटरेस्ट रेट। अब इट इज़ अ फंक्शन ऑफ रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट एंड अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट, यानी आप किसी को पैसे आज दे रहे हैं, तो आपके ज़हन में 2 चीज़ें होनी चाहिए। नंबर 1, रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट, यानी कितना चांस है कि ये बिज़नेस, ये इंडिविजुअल, ये एंटिटी मुझे ये पैसे वापस नहीं कर सकेगी। उस चीज़ को कहते हैं रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट। अगर हम ऑब्वियसली जब फाइनेंस या इकोनॉमिक्स के कोर्स पढ़ रहे होते हैं, तो उसकी बहुत डिटेल में जाते हैं कि रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या है। उसमें आप जो आपसे ले रहा होता है पैसे, उसकी सारी अर्निंग्स देखते हैं, उसके सारे एक्सपेंडिचर्स देखते हैं और फिर देखते हैं कि उसके पास डिस्पेंसेबल पैसे कितने हैं, और उसके फ्यूचर प्लान्स में वो डिस्पेंसेबल पैसे कहीं एक्सपेंड तो नहीं हो रहे। तो अगर उसके पास इतने डिस्पेंसेबल पैसे हैं कि आपकी जो भी पेमेंट टर्म्स हैं उनको वो मीट कर सके, तो फिर आप कहते हैं कि उसका रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट कम है। अगर उससे बहुत ज़्यादा है, तो आप कहते हैं मज़ीद कम है, तो फिर आप उसको थोड़ा इंटरेस्ट रेट देते हैं। यानी उसको कहते हैं ठीक है, तुम ₹100 तुमने मुझसे लिए हैं, हर महीने तुम मुझे खाली 1-1 रुपया देते रहना और साल बाद ₹100 वापस कर देना। लेकिन अगर उसका डिफ़ॉल्ट का होने का चांस ज़्यादा है, तो फिर आप उसको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देते हैं। आप उसको कहते हैं नहीं, तुम मुझे हर महीने 3-3 रुपए दोगे और आखिर में भी जो है मुझे एक लमसम पेमेंट इतनी एक्स्ट्रा दोगे। और दूसरा मेन एलिमेंट इसमें होता है अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट, कि आप उसको देने के बजाय क्या उससे कोई बेहतर काम कर सकते हैं? अब इसमें ये भी हो सकता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप सिर्फ़ एक बैंक ही हैं या लेंडिंग एजेंसी हैं, तो हो सकता है आपसे 1 नहीं बल्कि 2 लोग कर्ज़ा माँग रहे हों या 10 लोग कर्ज़ा माँग रहे हों, तो फिर आप उन सब का रिस्क एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि जो सबसे कम रिस्क वाला आपसे माँग रहा है, आप उसको देते हैं। या अगर आप अ कैपिटलिस्ट हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो फिर आप देखते हैं कि मुख्तलिफ़ बिज़नेसेस की ऑप्शंस कौन-सी हैं, मुख्तलिफ़ बॉन्ड्स या मुख्तलिफ़ बैंक्स की डील्स या मुख्तलिफ़ स्टॉक्स कौन से हैं जो आपको कितने ज़्यादा रिटर्न दे रहे हैं। तो एक-एक का एनालिसिस करके फिर आप फैसला करते हैं कि आप पैसे किसको दें। तो उस चीज़ को कहते हैं अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट। और इन दोनों चीज़ों को मिला के, यानी रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट, अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट को मिला के आप इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन करते हैं। फ्यूचर वैल्यू क्या चीज़ होती है? किसी भी एसेट की या पैसे की आज नहीं बल्कि 10 साल बाद क्या वैल्यू होगी, और ये आप कैसे निकालते हैं? ये आप इंटरेस्ट रेट से निकालते हैं। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल आप आज आपके पास ₹100 है, तो इन टर्म्स ऑफ कैश अगर आप बैंक में रखते हैं, तो आपके पास 110 ₹120 होंगे 1 साल बाद। तो फ्यूचर वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कैश, यानी मैं रियल वैल्यू की बात नहीं कर रहा, क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हमने देखा था कि रियल वैल्यू तो उसकी कम हो जाएगी। क्योंकि बैंक जो है अगर आपको ₹100 के ₹112 दे रहा है और बीच में अपनी अर्निंग फ़र्ज़ करें वो ₹4 रख रहा है, तो इसका मतलब है कि आज का ₹100 अगले साल के ₹116 के बराबर है। वो जो एक्स्ट्रा ₹16 थे, उनमें से 4 उसने रख लिए और 12 आपको दे दिए। लेकिन इन टर्म्स ऑफ कैश फ्यूचर वैल्यू क्या है, वो आप इस तरह निकालते हैं। और फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए 3 चीज़ें अपने ज़हन में रखनी होती हैं। एक तो ऑब्वियसली ये कि पैसे हैं कितने? आप ₹1 की फ्यूचर वैल्यू की बात कर रहे हैं, या ₹1,00,000 की, या ₹1,000,000 की बात कर रहे हैं वगैरह। फिर इंटरेस्ट रेट आपको क्या मिल रहा है? अगेन इंटरेस्ट रेट को खाली अपने बैंक का इंटरेस्ट रेट नहीं देखना, वो जो हमने पीछे बात की ना, पूरी उस सारे कॉन्सेप्ट को देखना है। और तीसरी चीज़ टाइम, यानी आप 6 महीने बाद की बात कर रहे हैं, अ, साल बाद की बात कर रहे हैं, या 10 साल बाद की बात कर रहे हैं। अब इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ऊपर जो हमने इंटरेस्ट रेट की जो बात की, इंटरेस्ट रेट अगेन वो अगर हम फाइनेंस का कोर्स पढ़ रहे होते हैं तो बहुत डिटेल में जाते हैं। लेकिन बड़ी-बड़ी बात ये है कि ये 2 किस्म के इंटरेस्ट रेट होते हैं। एक को आप कह लें कि सिंपल सा इंटरेस्ट रेट, आपको कोई कहे मैं तुम्हें 4% दूँगा, तो ₹100, तो वो आपको साल बाद ₹104 दे देगा। दूसरा इंटरेस्ट होता है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट, यानी वो इंटरेस्ट रेट जो हर साल कंपाउंड होता है। यानी हर साल या हर 6 महीने या हर महीने आप जो भी टाइम रखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो अ, एक फ़र्ज़ करें आपने यही ₹100 रखे और 4% पे रखे, तो वो अगले साल 104 हो जाएँगे। तो फिर जो उससे अगला साल होगा, वो आपको 100 पे नहीं बल्कि ₹104 पे इंटरेस्ट देगा। तो वो अगले साल आपको ₹4 नहीं एक्स्ट्रा मिलेंगे, बल्कि ₹4 से ज़्यादा एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो ये चीज़ें
ये जो कंपाउंडिंग होती है ये पहले 2-3 साल में तो बहुत कम नज़र आती है या मिलती है आपको। लेकिन अगर आपका टाइम, जिस टाइम के लिए आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं वो ज़्यादा है, या फॉर एग्ज़ाम्पल 20-30 साल है, तो ये एक ह्यूमंगस अमाउंट हो जाती है। इसको इसमें एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ आपको नज़र आती है। यानी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप आज 10 लाख रुपए के बीच जमा कराते हैं, तो अगले साल वो मेबी 11 लाख हों, इसी तरह उसके 1 साल बाद। लेकिन वो तकरीबन 5 साढ़े 5 साल वो डबल हो जाते हैं, 10 से 20 हो जाते हैं, और फिर उसके 5 साल बाद वो 20 डबल हो जाते हैं, एंड सो ऑन। तो आप अगर 30-35 साल कहीं पे रखते हैं, तो आपके 1 मिलियन रुपए प्रोबेबली 30-40 मिलियन, यानी इससे भी ज़्यादा कंपाउंड हो जाते हैं। तो फ्यूचर वैल्यू में टाइम का बहुत बड़ा फैक्टर होता है। फिर प्रेजेंट वैल्यू, ये इट इज़ काइंड ऑफ ऑपोजिट ऑफ फ्यूचर वैल्यू, कि आपको फ्यूचर में कोई पैसे मिल रहे हैं तो उनकी करंट वैल्यू क्या है। अब ये चीज़ ऑब्वियसली आप इस सेंस में देखते हैं कि आज क्योंकि हम ओवरऑल मेंटेनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और रिलायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं ना, तो आप फिर जहाँ पे भी हम अभी तक पैसे की बात कर रहे हैं, आप जहन में मशीन्स को भी रखें, कि एक मशीन जो आपको हर साल 100 रुपए का प्रॉफिट दे रही है, तो अ, आपके जहन में जो आज प्रॉफिट है 100 रुपए, 5 साल बाद एक्चुअली 100 रुपए नहीं है, वो खाली 70-80 रुपए है। तो इस चीज़ को कि आप फ्यूचर के पैसे को आज पे जब लेके आते हैं, यानी फ्यूचर का 100 रुपया, आज से 10 साल बाद का 100 रुपया, उसकी आज क्या वैल्यू है, इस एनालिसिस को हम कहते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। जो नेक्स्ट डायग्राम बनी हुई है, इट इज़ द करंट वैल्यू ऑफ अ फ्यूचर स्ट्रीम ऑफ पेमेंट्स। यानी आप आपसे कोई कहे कि मुझे 100 रुपये दो, मैं तुम्हें हर साल 10-10 रुपए देता रहूँगा, और ये 30 साल तक चलेगा। तो बेसिकली वो आपको ये नहीं कह रहा कि 30 साल बाद मैं तुम्हें या 100 के 300 कर दूंगा, क्योंकि वो जो 10 हैं, वो जो आखिरी साल आपको 10 मिल रहे होंगे, प्रोबेबली वो 1 रुपए से भी कम वैल्यू के उसकी बाइंग पावर होगी। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू ही कैलकुलेशंस होती हैं कि आप आपको जो फ्यूचर स्ट्रीम ऑफ पेमेंट्स आनी है, यानी 1 2 3 4 5 6 पेमेंट्स आनी है, उन सबको अलग अलग आप एनालाइज करके देखते हैं कि उसकी वैल्यू एक्चुअली आज के पैसे के मुताबिक है क्या। अब आप ये जो फ्यूचर का पैसा है, उसको जब आज पे ला रहे हैं, तो किस रेट पे आप फैसला करेंगे कि वो 4 रुपए 2 के बराबर है, या 3 के बराबर है, या 2.5 के बराबर है। उस चीज़ को हम कहते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो, या डिस्काउंटेड कैश फ्लो रेट। ये एक वैल्यूएशन मेथड है। वैल्यूएशन का मतलब होता है किसी चीज़ की वैल्यू को डिटरमिन करना। वैल्यूएशन मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लोज। तो थोड़ा सा हम आगे इसकी डिटेल देखेंगे कि वैल्यूएशन करते कैसे हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो की। अगली टर्म है एक्विजिशन कॉस्ट, फुल परचेज प्राइस ऑफ एन एसेट। यानी आपने जितने का एसेट खरीदा, फुल का मतलब कि हो सकता है उसमें लीगल कॉस्ट हो सकता है उसके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हों, वगैरह वगैरह, और इसमें हम ट्रांसपोर्टेशन और इंस्टॉलेशन ये सब चार्जेस शामिल करते हैं। तो इस चीज़ को हम एक्विजिशन कॉस्ट कहते हैं, जो कि लाइफ साइकिल कॉस्ट का सिर्फ एक कंपोनेंट होती है। और आखिरी टर्म लिखी हुई है इफेक्टिव लाइफ। आप चूंकि बात कर रहे हैं कि आज आप कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने लगे, एक बड़ा महंगा इक्विपमेंट खरीदने लगे, और फिर आप ये पीछे सारी टर्म्स देखें, तो आप बेसिकली एनालिसिस कर रहे हैं कि ये इक्विपमेंट, ये मशीनरी, ये प्लांट, ये इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे अगले 10 15 20 साल तक हर साल कितने कितने पैसे देगा। तो इस सारी एनालिसिस में बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो नेक्स्ट साल है कितने, ये जो मैंने इक्विपमेंट खरीदी है कितने साल चलेगी, कितने साल मुझे पैसे देगी। तो इफेक्टिव लाइफ क्या होती है? इट इज़ द टाइम एन एसेट कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस इनकम। अब इसमें एक टर्म यूज़ करते हैं हम, डिप्रिसिएशन, जो कि हर साल आपको बताती रहती है कि आपके एसेट की लाइफ जो है वो डिक्रीज हो रही है, और लाइफ के साथ साथ उसकी वैल्यू भी डिक्रीज हो रही है। एक चीज़ डेप्रिसिएशन होगी, और फिर एक और चीज़ साथ चल रही होती है कि उसकी कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वैल्यू भी डिक्रीज हो रही होती है। यानी नई इक्विपमेंट तो आपको
ज़्यादा आउटपुट दे रही होती है, लेकिन जो उसकी एज बढ़ती जाती है, उसकी आउटपुट भी कम होती जाती है। तो एक ऐसा वक़्त आता है कि वो वायबल नहीं रहती है। वो आपको आउटपुट तो दे रही होती है, लेकिन वो उतनी नहीं होती जितनी कि आप उस पे इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। तो फिर वो टाइम होता है जिस टाइम पे आप फैसला करते हैं कि आई नीड टू लेट दिस इक्विपमेंट गो, इसको रिप्लेस करना है, या मे बी नई टेक्नोलॉजी आ गई है तो कोई और चीज़ खरीद लेनी है, या इसको अपग्रेड करना है। तो बेसिकली आप द आइडिया इज़ कि वो इक्विपमेंट अब इस्तेमाल उस शक्ल में नहीं होनी है। तो ये कुछ टर्म्स आपसे शेयर इसलिए किए कि आगे हम मेंटेनेंस की इकोनॉमिक्स की बात करेंगे इस सेशन में। तो ये बीच में कुछ वर्ड्स मैं यूज़ करूँगा तो आपके ज़हन पे हो कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। यानी फंडामेंटली तो ये सारे बैंकिंग सेक्टर के ही टर्म्स हैं, लेकिन अब बैंकिंग सेक्टर बेसिकली तो फाइनेंशियल सर्विसेज दे रहा होता है ना, और इंडस्ट्री को दे रहा होता है। इंडस्ट्री के अंदर मशीनरी होती है, तो एक्चुअली ये सारी टर्म्स मशीनरी की लाइफ और उसकी प्रोडक्शन के बारे में होती हैं। अच्छा जी, अब इन तीनों डायग्राम्स को देखिएगा। लेफ्ट साइड पे ऊपर वाली को पहले देखें, तो ये एक सिंपल सी एक प्रोजेक्ट की कैश फ्लो डायग्राम है। ये बता रहा है कि पहले साल अ, आपने $24,000 लगाए। लगाए मतलब कि आपका खर्चा हुआ, इसीलिए सैरो का मुंह नीचे की तरफ है। फिर आगे आपको बता रहा है कि जो उससे अगला साल था उसमें आपको $3500 मिले, कमाए आपने। इसी तरह आप 4-5 साल और $3500 6 साल तक कमाते रहे, और आखिर में फिर उस प्रोजेक्ट से जो एसेट बना था उसको आपने $1250 का बेच लिया। तो ये जो एक फाइनेंशियल एनालिसिस किस्म का है, सिंपल सा, ऑब्वियसली इतना सिंपल कोई भी नहीं होता। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन या कोई प्रोडक्शन वगैरह या इवन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इतनी सिंपल नहीं चल रही होती। लेकिन समझाने के लिए बात इस तरह की डायग्राम्स बनाई जाती हैं कि आपको समझ आए कि कभी आपसे पैसे जा रहे होंगे और कभी आपसे पैसे आ रहे होंगे। तो ये जो 3500 लिखा हुआ है जो आपके पास आ रहे हैं, क्या ये एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ कैश 3500 होगा या डिस्काउंटेड वैल्यू है, यानी नेट प्रेजेंट वैल्यू आपने बना ली है। जब इसको नेट प्रेजेंट बनाएंगे तब आपको समझ आएगी कि एक्चुअली वैल्यू क्या है। तो सबको डिस्काउंटेड रेट पे एक्चुअल मनी ला के फिर आप देखें कि ओवरऑल आपके गए ज़्यादा या आए ज़्यादा। तो अगर आए ज़्यादा तो इसका मतलब है कि एक वायबल फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है। उसमें फिर कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं कि वो अपने रेट ऑफ रिटर्न फिक्स कर देती हैं। वो कहती हैं कि हम सिर्फ वो काम करेंगे जिसमें हमें हमारी इन्वेस्टमेंट पे कम से कम ओवर 5 इयर्स 35% से ज़्यादा वापस मिलेगा, या 40% से, या 20, कोई भी परसेंटेज वो रख लेती हैं। और ऑब्वियसली वो कंपनियां होती हैं जिन जो फाइनेंशियली स्ट्रांग होती हैं, जो अपने लिए ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न रखती हैं। इनसे कॉन्ट्रास्ट में जो स्ट्रांग नहीं होती, हो सकता है वो कम रख लें कि हमें सिर्फ 2% भी मिल गया तो हम कर लेंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तो वो फायदा ही है। तो वो इक्वल जिस वक्त आप होते हैं उसको हम कहते हैं ब्रेक इवन। फिर उससे ऊपर आप देखते हैं कि कितने ज्यादा आपको मिल रहे हैं। और अगर आप उससे नीचे रह रहे हैं तो वो फिर वायबल फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट नहीं होती, एंड यू शुड नॉट गो इनटू दैट इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगेन जो हम बार बार बात करते हैं, द डेविल इज इन द डिटेल, कि any cash flow diagram, ये जो हमारे सामने तीन बनी हुई है, या any financial analysis is as good as the details that you've built into it। अब क्योंकि हर चीज़ में एक तो आप ऐसे होता है ना, यूट्यूब की वीडियो देख ली कि 4 गाय पालूंगा, 10 भैंसे पालूंगा, 15 बकरियां, और बस एक, या कोई फिजिबिलिटी किसी ने दे दी कि ये देखें, 100 रुपए की बकरी, 25 रुपए का शेड, इतने रुपए की मिल्किंग मशीन, इतने रुपए बंदे के, इतने रुपए बिजली के, टोटल आपके 400 रुपए लगे। फिर 30-30 रुपए का रोज दूध। तो एक साल बाद आपके 400 पूरे, और उसके बाद कमाई। तो इसको कहते हैं फिजिबिलिटी। और उसकी बेसिस पे इस तरह का कैश फ्लो बन जाता है। तो वो लोग जो है उस इन्वेस्टमेंट की तरफ लेवर हो सकते हैं। लेकिन असल बात ये होती है कि इसमें बहुत सारी ऐसी, एक तो कॉस्ट्स होती हैं जो आपको नज़र नहीं आ रही होती हैं, दूसरा अनसर्टेनिटीज होती हैं, रिस्क होते हैं जो कि आपको तो ऑब्वियसली नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन जो आपको फिजिबिलिटी दे रहा होता है वो भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि रिस्क का आइडिया यही है कि उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस
वेरी करती है। तो अगर कोई प्रिडिक्ट कर ले कि एग्जैक्टली ऐसा ही होगा, फिर वो रिस्क नहीं रहता ऑब्वियसली, वो तो फिर सर्टेनिटी हो जाती है। फिर इसके बाद आप राइट साइड पर ये डायग्राम देखें जो कलर डायग्राम है, तो ये इसी चीज़ को एक और तरह से शो किया हुआ है कि ब्लू वाले इनफ्लोज हैं, यानी पैसे आ रहे हैं आपकी तरफ, जो रेड वाले हैं वो पैसे हैं जो आपसे जा रहे हैं, और ये जो रेड लाइन है ये क्यूमुलेटिव लाइन है इन्हीं पैसों की, और जो ब्लू लाइन है वो क्यूमुलेटिव लाइन है उन पैसों की जो आपकी तरफ आ रहे हैं। तो एज लॉन्ग एज क्यूमुलेटिव लाइफ जो है वो इनफ्लोज की, क्यूमुलेटिव फिगर जो है इनफ्लोज की ज़्यादा है आउटफ्लोज से, तो यू आर मेकिंग अ प्रॉफिट, अज्यूमिंग कि आप इसमें आपने डिस्काउंटिंग की हुई है। और एक वक्त आता है कि ये दोनों लाइनें आपस में मिलने के करीब आती हैं। तो ये वो टाइम होता है जब आपने कैपिटल इक्विपमेंट को रिप्लेस करना होता है, या अपग्रेड करना होता है, या कोई नई टेक्नोलॉजी लानी होती है। अब इसी तरह आप आखिरी डायग्राम को देखें जो राइट लेफ्ट साइड पे नीचे डायग्राम है। इस इसमें इनफ्लो का कहीं जिक्र नहीं है, एक्सेप्ट आखिर में जो थोड़े से पैसों की आपकी स्क्रैप बिक जाएगा 9वें साल के बाद। तो ये इसलिए है कि ये सिर्फ एक मशीन को देखा जा रहा है कि इतने में हमें पड़ेगी, फिर हर साल ऑपरेटिंग कॉस्ट इतनी होगी, फिर बीच में एक दफ़ा हमें इसको रिफर्बिश करना पड़ेगा, रिबिल्ड करना पड़ेगा, उसकी कॉस्ट इतनी होगी। तो जहाँ पे आप हम इक्विपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को देख रहे होते हैं और सिर्फ उसका इंडिविजुअल एनालिसिस कर रहे होते हैं, तो वो कुछ इस तरह का होता है जो आपको बेसिकली उसकी लाइफ साइकिल कॉस्ट बता देता है। ऑब्वियसली ये सिर्फ कॉस्ट है, ये यही मशीन जो है ये चीज़ें बना रही होगी जो बिक रही होंगी, तो वो इनकम की शक्ल में शो होंगी, एक ओवरऑल पिक्चर बनेगी जो कि ये राइट साइड पे आपको नजर आ रही है। लेकिन ऑब्वियसली बार बार वो मैं एक बात जो आपको कह रहा हूँ वो जहन में रखें कि ये मॉडल्स हैं, ये सिंपलिस्टिक रिप्रेजेंटेशंस हैं इस कॉन्सेप्ट की। इसके अंदर डिटेल्स होती हैं बहुत सारी, और बहुत सारे रिस्क होते हैं जिनको जहन में रखना होता है। तो जितना थॉरो एनालिसिस करेंगे उतना ज़्यादा चांस होगा कि आपने जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस अपना किया है वो मे बी उसी तरह टर्न आउट हो जिस तरह आपको लग रहा है। यहाँ पे एक और सेट ऑफ टर्म्स है, कैपेक्स और ओपेक्स, की भी आपको जानना चाहिए। कैपेक्स या कैपिटल एक्सपेंडिचर बेसिकली ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कि आप अ, अ, उन एसेट्स को खरीदने या अपग्रेड करने में लगाते हैं, जो कि आपको फिर आगे बेनिफिट्स या कैश फ्लो देते हैं, प्रोडक्शन देते हैं आपको। और ये ऑब्वियसली बहुत से ईयर्स पे लेड आउट होता है। ईयर्स पे लेड आउट होने का मतलब ये होता है कि आपने डिस्काउंट रेट के टर्म्स में सोचना है कि 2 साल बाद जितने पैसे वो दे रहा है डिस्काउंट करके आज के साल में काउंट करना है। और ये जो कैपेक्स होता है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, ये आप इंटरनली भी फाइनेंस कर सकते हैं, यानी ये पैसे ऑर्गेनाइजेशन खुद भी दे सकती है, और एक्सटर्नली भी कर सकते हैं। अब इंटरनली करने का ये मतलब होता है कि जो आपके अपने कैश फ्लोज हैं या अपने एसेट्स हैं, उनको इस्तेमाल करके या फाइनेंशियल एसेट्स को इस्तेमाल करके आप नई मशीनरी खरीदें। अपने कैश फ्लो का मतलब है कि आप फर्ज करें आज आप फैसला करते हैं कि मैंने एक इक्विपमेंट लेनी है जिसके आज इतने मिलियन देने हैं, अगले साल इतने मिलियन, अगले साल इतने मिलियन। इसका मतलब है कि जो आपको आज प्रॉफिट हुआ है और अगले साल प्रॉफिट्स होंगे वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, आपने मशीनरी पे लगाने का फैसला कर लिया। तो जो वो इस्तेमाल नहीं करेंगे ऑब्वियसली वो जो आपके शेयर होल्डर्स होते हैं, यानी जिनको एक्चुअली इस पैसे के इस्तेमाल का फायदा होना होता है, वो सोचते हैं कि ये हम करें या ना करें, क्योंकि 12 डिसीजन है ना। आप इस इजम्पशन पे ले रहे होते हैं कि फ्यूचर में तो हमें और ज्यादा मिलेंगे, कल के 4 रुपए छोड़ दो, फ्यूचर में 7 रुपए मिलेंगे, 8 रुपए मिलेंगे। तो इस चीज का फिर आपके शेयर होल्डर्स एक्सपेक्ट करते हैं कि आप बहुत थॉरो एनालिसिस करेंगे। या आप कर्जा लेके यही काम करते हैं, अपने पास इतने पैसे नहीं है, कर्जा लेके ये काम कर लेते हैं। अगेन वो तो और ज्यादा इस सेंस पे खतरनाक हो जाता है कि उसमें एक थर्ड पार्टी आ जाती है, एक लेटर आ जाता है जिससे जब आप कर्जा लेते हैं तो वहाँ एक मुआहदा होता है कि वो तो अगर आप उसको नहीं वापस कर सकेंगे तो उसके कुछ राइट्स आपके डेवलप हो जाते हैं, फिर वो आपको लिक्विडेट भी करना पड़ सकता है, यानी अपनी चीज़ें बेच के भी उसको
पैसे देने ज़रूरी होते हैं। तो जनरली इंटरनल फंडिंग प्रेफर्ड मेथड है, लेकिन बहुत से केसेस में एक्सटर्नल फंडिंग की तरफ आपको जाना पड़ता है। अब इसमें आजकल एक और भी मॉडल है जिसको हम वेंचर कैपिटलिज्म कहते हैं कि कुछ ऐसे लोग होते हैं, यानी बैंक्स नहीं, इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट करते हैं, और उनको उम्मीद ये होती है कि इनमें से एक सर्टेन परसेंटेज विल फायर और उसके रिटर्न्स भी ज़्यादा होंगे। तो ये कैपेक्स बड़ा एक्सपेंडिचर, ओपेक्स जो है वो आपके डे टू डे एक्सपेंडिचर्स होते हैं, जैसे आपने तनख्वाहें देनी है, यूटिलिटीज़ हैं, रॉ मटेरियल वगैरह है आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए। इसमें आपके प्लांट और इक्विपमेंट की डिप्रिसिएशन भी शामिल होती है। तो ओपेक्स और कैपेक्स को आप कंट्रास्ट करते हैं, ओपेक्स कम होते हैं लेकिन ज़रूरी होते हैं आउटपुट निकालने के लिए या आपके कैपिटल एसेट्स को मेंटेन करने के लिए, और कैपेक्स बड़े वाले होते हैं और उनमें उनके एनालिसिस में बहुत थॉरो आपको जाना होता है ताकि आप डिसीजन मेकर को कन्विंस कर सकें कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर करे। तो ये मैं वापस एक दफ़ा जा रहा हूँ पिछली डायग्राम पे, इसमें जो राइट साइड वाली डायग्राम है इसमें जो आउटफ्लोज हैं, अब इसके दो कंपोनेंट हो सकते हैं, कैपेक्स और ओपेक्स। क्योंकि जब आप कैपेक्स करते हैं तो जैसा मैंने शुरू में हमने बात की कि वो ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे पैसे एक ही गो में आपने देने हों उस मशीनरी के। इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो बहुत सारे ईयर्स पे लेड आउट होती है, तो वो सारे के सारे एक्सपेंडिचर्स। अच्छा जी, अब इन कैपेक्स या कैपिटल आइटम्स के जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं इनको ऑब्वियसली, ये तो बेसिकली तो एक्सपेंडिचर नहीं होता, बेसिकली तो एक इन्वेस्टमेंट होती है। एक्सपेंडिचर होता तो कोई भी ना करता। द आइडिया है इसके आप कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं जो आपको फ्यूचर में रिटर्न देगा। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज द एक्विजिशन ऑफ फिजिकल एसेट्स बाय कंपनी for use in furthering its long-term business goals and objectives. अब जैसा हमने थोड़ी देर पहले बात की कि दे may come from a wide range of sources, यानी आप अपने पैसों से भी कर सकते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट, आप बैंक से लोन भी ले सकते हैं और वेंचर कैपिटल डील्स भी हो सकती है। यानी कुछ लोग जो आपके इंडिविजुअल्स या फर्म्स वो आपके काम में इन्वेस्ट करें, काम आप नहीं करना है, वो खाली फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स होते हैं। Capital investments generally are made to increase operation capacity, capture a larger share of market, and generate more revenue. So that is the idea of investment. कि investment का मतलब होता है कि कोई ऐसा काम करना है जो आपको फ्यूचर में ज़्यादा वैल्यू दे। इसकी डाउन साइड ये है, जैसा हमने थोड़ी देर पहले बात की, कि शॉर्ट टर्म अर्निंग्स इससे कम हो जाती हैं क्योंकि आपने पैसे कमिट कर लिए, इससे कर्जा बढ़ जाता है, यानी आप किसी और के पैसे ले रहे हैं, हम उसको वापस भी करना है। और कर्जा बढ़ना बुरा इसलिए कि जो भी आपके जो लोग आपका शेयर खरीदने का सोचते हैं वो आपकी बैलेंस शीट को देखते हैं और देखते हैं कि इस पे कर्जा कितना है, और जिस पे ज़्यादा कर्जा होता है ऑब्वियसली लोग रेफरेंस होते हैं उसकी उधर इन्वेस्टमेंट करने में। और तीसरी चीज़ कि नॉर्मली होता क्या है कि फर्ज करें आपके पास 100 रुपए के एसेट थे ना, और आप उससे हर महीने 10-10 रुपए कमा रहे हैं, तो आपने फैसला किया कि मैं इस आपने आपके 100 रुपए के एसेट्स थे, आपने उसके अगेंस्ट मार्केट में 100 शेयर भी बेचे होते हैं क्या स्टॉक मार्केट में। तो जब आप 50 रुपए का एक और कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अ, आप कहीं से 50 रुपए लेते हैं या अपने कैश में से करते हैं और एक एसेट आ जाता है आपके पास, तो फिर आप क्या करते हैं कि आप 50 और एसेट मार्केट में फ्लोट कर देते हैं, वो कोई ना कोई खरीदता है। सॉरी, 50 और स्टॉक्स मार्केट में फ्लोट कर देते हैं, वो कोई ना कोई खरीदता है। अब पहले आपके मार्केट में 100 स्टॉक थे, आज शेयर्स थे, स्टॉक्स थे, आज वो 150 हो गए। तो जब मार्केट में शेयर्स बढ़ते हैं यानी सप्लाई ज़्यादा होती है तो उनकी डिमांड थोड़ी सी कम हो जाती है, तो आपके शेयर की प्राइस गिरती है जब आप एडिशनल स्टॉक शेयर में देते हैं, शेयर मार्केट में देते हैं। तो ये भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनको पसंद नहीं आता कि कब मेरा शेयर कल 100 रुपए का था, आज वो 80 रुपए का हो गया, क्योंकि कंपनी ने और शेयर मार्केट में बेच दिए। तो इसकी कुछ फिर डाउन साइड्स भी होती हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट की, इन सारी चीज़ों को आपने मैनेज करना होता है। हम ये इस कोर्स में इसलिए पढ़ रहे हैं कि
हम एक लिंक डेवलप कर सकें इंजीनियर्स जो जब हम बात करते हैं ना, हमें नई इक्विपमेंट चाहिए, पुरानी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके पीछे ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे देयर इज अ ह्यूज engine that has to move based on so many variables, तब जाके इस तरह के decisions होते हैं और उनकी बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म implications होती हैं। अब ये किस बेसिस पे आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट के डिसीजन करते हैं? कुछ की हमने बात की, थोड़ा मजीद देखते हैं इसको क्या चीज़ है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि दे आर अफेक्टिंग द डिसीजन सराउंडिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स। एलिमेंट्स ऑफ डिसीजन कौन कौन से होते हैं, यानी ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस सच एज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पैसे मिलेंगे कितने में, ड्यूरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितना अरसा पैसे देने पड़ेंगे, which must be weighed to determine whether investment should be made। इन चीज़ों से फैसला करना है, करें ना करें, और अगर कर रही है तो जो इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर आपके केस में जैसे हमने कहा तीन पॉसिबल हैं, आप खुद भी हो सकते हैं, बैंक भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकता है, वेंचर कैपिटलिस्ट भी। आप खुद का मतलब आपके शेयर होल्डर, आप या आपके शेयर होल्डर। तो फिर आपने देखना होता है कि किस तरह हम वैल्यू यूटिलिटी मैक्सिमाइज करें उसके लिए जिसके पैसे लगे हैं। और इसमें फैक्टर्स और मजीद क्या क्या हो सकते हैं? रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, यानी गवर्नमेंट इस वक्त किन पॉलिसीज से, जिस तरह आजकल हमारी एक अनसर्टन रेगुलेटरी इन्वायरमेंट है, क्लैरिटी नहीं है कि एक्सपोर्ट्स या इंपोर्ट्स की तरफ गवर्नमेंट का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, वो आपको पेपर पे कुछ और नज़र आता है, जब आप मार्केट में जाते हैं तो कुछ और नज़र आता है। फिर रिस्क इन इन्वेस्टमेंट, ऑब्वियसली कहीं पे भी कोई काम करने में बहुत सारे रिस्क होते हैं, स्पेशली आप नई इक्विपमेंट की मशीनरी खरीदने लगे तो फिर आपने देखना होता है कि ये इक्विपमेंट की मशीनरी मुझे कितने में पड़ेगी, मुझे कितने पैसे देगी हर महीने, जो मैं चीज़ बेच रहा हूँ उसकी मार्केट में डिमांड बढ़ रही है या कम हो रही है। वो डिमांड फिर बहुत सारी चीज़ों का आउटकम होती है कि लोगों की बाइंग कैपेसिटी है या नहीं है, इस टेक्नोलॉजी को आजकल एक्सेप्ट किया जा रहा है कि नहीं, क्या इसका मौसम से लिंक है, एरिया वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ होती हैं। कंसर्न्स ऑफ शेयर होल्डर्स जो हमने पहले बात की। गवर्नेंस, गवर्नेंस का मतलब है आपकी अपनी मैनेजमेंट टीम, यहाँ पे उसकी हम बात कर रहे हैं कि वो कितनी एफिशिएंट है कि वो आप जो नई इन्वेस्टमेंट करने लगे हैं वो उसको कन्वर्ट कर सकेगी आपके लिए वैल्यू में, या कितनी कमिटेड है आपके गोल्स को कि वो मीट करे उन टारगेट्स को जो आपने उनके दिए हैं। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फेलियर, ऑब्वियसली वो हर चीज़ के अंदर होती है। फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसकी हमने शुरू में बात की कि ये पैसे कहीं हम कहीं और लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। तो ओवरऑल बेसिकली आपने जब कोई इक्विपमेंट ली तो उसकी लाइफ साइकिल कॉस्ट हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब लाइफ साइकिल कॉस्ट के बारे में हमने पहले दो बार बात की है, दो लेक्चर्स में, 5 में और फिर पोस्ट मिड टर्म के शुरू में। बेसिकली आइडिया क्या है कि हमारी इक्विपमेंट की यूजफुल लाइफ कितनी है, जिसके बाद जिसके एंड पे हम अपने ऑब्जेक्ट को या डिस्कार्ड कर देंगे या रिप्लेस कर देंगे। और इस चीज़ जो सारी की सारी लाइफ है, इस पूरी लाइफ में इसके ऊपर कितना खर्चा होना है, टोटल कॉस्ट कितनी होनी है, ये हमारा प्रोडक्ट प्लांट या इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है। एक तो हमने इसको खरीदा, फिर सारा जिंदगी, इसकी ज़िंदगी जितनी है उसको चलाएंगे, और फिर एक वक्त आएगा कि इसको डिस्पोज करना पड़ेगा। तो शुरू से आखिर तक कितनी कॉस्ट्स हैं इसकी। जैसे कि हमने बात की थोड़ी देर पहले, ये 1960s के शुरू में अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने ये कॉन्सेप्ट डेवलप किया था, और आइडिया ये था कि पब्लिक स्पेंडिंग है उसको इफेक्टिव बनाया जाए। और मकसद ये क्या थे, यानी कैसे बनाया जाए पब्लिक स्पेंडिंग को इफेक्टिव, कि नंबर एक, इनकरेज लॉन्ग टर्म प्लानिंग होराइजन, यानी आज के सिर्फ ना सोचें कि कितने पैसे देने हैं, बल्कि ऑपरेटिंग और सपोर्टिंग कॉस्ट को भी देखें जो उसकी पूरी लाइफ में होनी है। और सेकेंडली, टोटल कॉस्ट रिडक्शन को कम करने के लिए स्टेप्स लें, जिसमें आप मेनली फोकस करें डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट पे भी। यानी जो हम इस सारे कोर्स में शुरू में ये शुरू से ये बात कर रहे हैं कि रिलायबिलिटी का कॉन्सेप्ट ही यही है कि डिज़ाइन इतना अच्छा बनाया जाए कि उसकी लाइफ साइकिल कॉस्ट्स कम हो, ब्रेकडाउन्स कम हो, ताकि हमें
उसके मेंटेनेंस पे कम से कम खर्चा करना पड़े और उसके अनएक्सपेक्टेड ब्रेकडाउन्स भी कम से कम हो, ताकि हमें उससे रिलेटेड एक्सपेंडिचर कम से कम हो।